दोस्तों कहानियाँ तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, राजनीति की कहानी भी सुनी होगी, संघर्ष भरी भी कहानी सुनी होगी, अलग अलग तरीके की यूट्यूब पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन जो मेरे पास में कहानी है ना, वो थोड़ी सी ट्विस्ट भरी कहानी है। जो मेरे साथ में आज पॉडकास्ट जिनके साथ में कर रहा हूँ वो खुद एक विधायक है। उनके पिताजी भी विधायक थे, उनके दादाजी भी विधायक थे। तो बेसिकली ये तीसरी पीढ़ी के हमारे साथ जो बैठे हैं वो है विधायक। तो ये जब पहली बार चुनाव लड़े तो पहली बार चुनाव लड़ने के अंदर ही ये चुनाव हार गए। तो इनकी जो पहली चुनाव की हार थी, उसके बाद में इन्होंने चुनाव वापस क्यों लड़ा, किस विजन के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा और क्या संघर्ष रहा इनके चुनाव के अंदर, इनसे पूरी कहानी हम पूछ रहे हैं। मेरे साथ में है आज माननीय विक्रम जी बंसीवाल। अब आपको लगता है कि ये पूरा पॉडकास्ट आपको देखना चाहिए तो नीचे एक बटन है यूट्यूब के अंदर, सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको दबा लीजिए। दबाने से थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही बड़े बड़े गेस्टों के साथ में अगली बार पॉडकास्ट कर पाऊंगा, सिर्फ आपके एक बटन दबाने से। मेरे पास में यहाँ पर 2 चैनल और हैं। एक चैनल है यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से, जिसके अंदर हम इस बड़े चैनल को छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल करके उसके अंदर क्लिप्स डालते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप उसके अंदर जा करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। एक चैनल है ऋषभ खंडेलवाल ब्लॉग्स के नाम से, उसके अंदर हमारा पूरा संघर्ष, हमारी पूरी टीम का संघर्ष, पूरा सेटअप है, कैसे तैयार हुआ है, सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाएंगे ब्लॉग्स के अंदर। तो मेरे इन 2 चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं माननीय श्री विक्रम जी बंसीवाल के साथ में। सपनों की वादियों में घूमने का मौका सिर्फ ₹6,499 में 5 नाइट 6 डेज शानदार होटल स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर, साइट सीन और ट्रांसपोर्ट, सब कुछ शामिल। अब ट्रैवल करना हुआ आसान और किफायती दिव्य टूर एंड ट्रैवल्स के साथ सीमित समय ऑफर। अभी बुक करें, कॉल करें। पहले तो भैया नमस्ते, आपका शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है आपके साथ में, मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पॉडकास्ट को शुरू करने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे चुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके परिवार में राजनीतिक में कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरुआत करी आपने? मेरे दादा एक सामाजिक आदमी थे, उनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी होती थी, वो इंदिरा गांधी जी के पास जाते थे। एक मोड़ आया जब रोशनारा रोड से एक टिकट की मांग हुई पार्षद की, और सोहनलाल जी बंसीवाल जो मेरे दादा थे उन्होंने टिकट मांगा। लेकिन कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने उस वक्त दिल्ली के सोहनलाल बंसीवाल की जगह उसको टी सोहनलाल कर दिया। और वो जो एक मोड़ था दादाजी के लिए, तो उनको राजनीति से ईर्ष्या सी हुई, उनकी इच्छा नहीं हुई। लेकिन भैरव सिंह जी शेखावत बहुत बड़े नेता थे और बीजेपी के कद्दावर नेता थे। स्टार्टिंग ऐसे हुई कि भैरव सिंह जी ने उनसे मिले और उनको लेके आए। जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत नहीं हुई थी, जनसंघ की शुरुआत हुई थी, दिया बाती के ऊपर उनको दूदू से टिकट लड़ाया और एमएलए का टिकट दिया। और एमएलए का टिकट लेने के बाद वो उस वक्त जनसंघ के टिकट से वो जीते, जबकि जनसंघ का उस वक्त नाम नहीं होता था। लेकिन तब भी वो जीते, और क्योंकि सामाजिक थे, राजनीतिक नहीं थे दादाजी, समाज ने उनको जिताया। वहाँ से हमारे परिवार की शुरुआत हुई राजनीति की। तो ये लगभग 1970-75 के आसपास की बात है। हाँ, मेरे जन्म से पहले की बात है, मुझे तो सन याद नहीं है। लेकिन हाँ, हम बात करते हैं जब दादा ने शुरुआत की थी। एक ऐसे व्यक्ति ने उनको चुना जिन्होंने भविष्य देख लिया था, भैरव सिंह जी शेखावत। उन्होंने आदमी को पहचाना, उन्होंने एक आदमी के व्यक्तित्व को पहचाना और उसको चुना, और वहाँ से हम जनसंघ में जुट गए। हालांकि मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन तब से ये शुरुआत वहीं से हुई थी। तो फिर उसके बाद में आपके पिताजी और चाचा जी भी, जैसा सुनने में आया कि वो भी विधायक थे, शायद आपके परिवार से सांसद भी थे। एक शुरुआत हुई, दादा थे, भैरव सिंह जी के बहुत खास थे। भैरव सिंह जी ने उनको खूब उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया, और एक परिवार की धारा बन गई। जब कोई व्यक्ति बड़ा
शुरुआत करता है तो छोटे उसको देखते हैं, जनसंघ की भावनाएं समझी और एक राष्ट्रवाद की जो भावना थी इस भारत में, तो उसको लेके हमने शुरुआत की और उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर पिताजी इससे जुड़े। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बन गई थी और शायद मेरा जन्म भी उसी साल में हुआ था। लेकिन जो एक भावना जगी थी राष्ट्रवाद की, और राष्ट्रवाद की भावना जगते हुए आज तक वो जग रही है और अभी भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तीसरी पीढ़ी में हम हैं और उस भावना से ही आगे काम कर रहे हैं। तो उस समय में तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बाजार में थी भी नहीं, तो आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना आपके दादाजी ने? उस वक्त आपको एक बात बताऊं कि कोई ऐसी पार्टी नहीं थी देश के अंदर जो राष्ट्रवाद की बात करे। एक ही पार्टी ने जन्म लिया, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसकी मेन विचारधारा राष्ट्रवाद की थी कि राष्ट्र सबसे पहले और सब उसके बाद में। उस पार्टी से जुड़े जब उनकी भावनाएं हमारे दादा ने सीखी, हमारे पिताजी में वो आदत आई और हमने भी बचपन से देखा कि राष्ट्र सबसे पहले, उसको लेके ये बात शुरू हुई तो आज तक वो जीवन में अपने उसूल बना लिया कि हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद सारी बातें बाद में। तो आपके दादाजी से राजनीति आपके पिताजी में आई, पिताजी से आप में आई? ऐसा नहीं है, शुरुआत से देखता था। मेरे दादाजी का स्वर्गवास 1983 में हुआ, शायद मैं 3 या 4 साल का हूँगा, 3 साल का हूँगा, 2 या 3 साल का। लेकिन उसके बाद लोगों की जनभावनाएं सीखी। पिताजी बिजनेस करते थे, हमारा परिवार शुरू से ही अपना एक बिजनेस था उसमें रहा। राजनीति सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा का एक माध्यम था और उस माध्यम को चुना कि हमें जनता की सेवा करनी है। और ये सच्चाई है कि अगर आपको जनता की सेवा करनी है तो राजनीति सबसे अच्छा माध्यम है जिससे आप जनता की सेवा कर सकते हो। जैसे उन्होंने गुण दिए कि राजनीति करनी है तो जनता की सेवा करना है, तो जनता की सेवा करने के लिए इस राजनीति में आए। ऐसे उन्होंने हमें ये बचपन से देखा कि लोग आते थे, लोग मिलते थे और लोगों की समस्याएं होती थी, छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपना राजनीतिक परिदृश्य होना चाहिए। उसको लेकर हम आए। मैं आपको एक बात बताऊं बहुत अच्छी कि जनता की सेवा के लिए इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। आप चाहो कि हम जनता की सेवा उससे कर दें, पैसों के माध्यम से करते हैं या किसी भी माध्यम से करते हैं, तो कोई माध्यम नहीं होता। जनता की सेवा के लिए आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। तो विधायक जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसी शिक्षा लेकर के आप खुद बड़े हुए हो? मेरा जन्म दौसा में हुआ। पिताजी दौसा में ही रहते थे। दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। लोग पिताजी उस वक्त शायद मेरी सी उम्र से बहुत छोटे थे जब दादा उनको दौसा में ले आए और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन उनका भी एक ही था कि मेरे को हमको जैसे हमारे पिताजी कर रहे हैं वैसे जनता की सेवा करनी है। उन्होंने वो की और हम दौसा में ही पैदा हुए। उसके बाद शिक्षा भी दौसा ही हुई और शुरुआती शिक्षा मेरी दौसा में ही हुई है। आपका जन्म दौसा का था, अलूदा गांव का था आपका? नहीं, दौसा का था। तो फिर अलूदा आपका गांव है? अलूदा हमारा नेटिव गांव है जहाँ से हमारे परदादा निकले। परदादा दिल्ली में अपना छोटा मोटा काम किया, फिर कोयले का काम किया, फिर हमारे दादा ने उसको बढ़ाया, हमारे परिवार ने उसको बढ़ाया और उसके बाद वो ख़त्म हुआ। शिक्षा कैसी रही आपकी शुरुआत में? जब मेरे पिताजी, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत से ही जनसंघ से जुड़ गए, उनकी विचारधारा से जुड़ गए, राष्ट्रवाद की एक भावना जग गई। बहुत सारे स्कूल होते थे। स्कूल उस वक्त सरकारी ज़्यादा थे, प्राइवेट कोई स्कूल नहीं होता था। एक संस्था होती थी आदर्श विद्या मंदिर, अभी भी है, शिक्षण संस्था थी। और उससे बस एक ये था कि सेवा संस्थान की एक शिक्षा लेनी है और उसका पहला मोटिव ये होता था गुरु और माता पिता की इज्जत करना और सेवा करना। तो उसको लेके जब पिताजी को लगा कि भाई अपने बच्चों को यहीं पे आना चाहिए
और मेरे पिताजी का ये था कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देनी हो उस वक्त उच्च शिक्षा का कोई माध्यम नहीं होता था। दिल्ली में भी रहते थे पिताजी, तो दिल्ली नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि बच्चों को मूल्यों की शिक्षा करनी है तो इससे अच्छा कोई संस्थान नहीं है विद्या भारती से अच्छा। तो हमें विद्या भारती के स्कूल उसमें आदर्श विद्या मंदिर में भेजा और शुरुआत मेरी वहीं से हुई। तो कभी आपने आपके घर में ये सवाल नहीं करा कि आपके पास तो एक संपन्न परिवार था, दिल्ली से आपका रिश्ता था, कि आपने आदर्श विद्या मंदिर स्कूल जैसे में आपको शिक्षा करने के लिए क्यों भेजा? आप दिल्ली जैसी बड़ी स्कूलों में भी तो पढ़ाई कर सकते थे। कभी आपको खुद को नहीं लगा क्या पिताजी का? तो ऐसा नहीं है, उस वक्त समझ भी नहीं थी हमको तो, लेकिन पिताजी ने देखा कि अगर अपने बच्चों में कुछ मूल्य डालने हैं, सामाजिक मूल्य डालने हैं, अपने बच्चों में राष्ट्र के लिए कुछ करने की इच्छा पैदा करनी है, तो शायद विद्या भारती उससे अच्छा कोई संस्थान नहीं है। और ये सोच कर उन्होंने मैं आदर्श विद्या मंदिर में डाला। मैं आपको बताऊं कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा दौसा में हुई और उसके बाद जब हम माध्यमिक शिक्षा हुई यानी 10th-12th, वो भी आदर्श विद्या मंदिर से ही कराई मेरे पिताजी ने। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं चुना, कि उनका बस ये था कि इससे अच्छा स्कूल और ऐसा संस्थान जो अपने माँ बाप, अपने गुरु, उनकी सेवा कराना जानता हो, तो इससे अच्छा कोई संस्थान नहीं है। आमतौर पर देखा गया है कि नेता के बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं, तो यही कारण रहा आपका आदर्श विद्या मंदिर से शिक्षा लेने का? नहीं, विद्या भारती बहुत बड़ा संस्थान है, पूरे देश में उसकी संस्थाएं हैं। हो सकता है उस वक्त का आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा हो, लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं था। विद्या भारती एक प्रण लेके चला राष्ट्र निर्माण के लिए, और वो भावना हमारे अंदर रही, और यही भावना आज भी मेरे दिल में है। तो आप जब स्कूल में जाते होंगे तो आपके पिताजी तो शायद वहीं के निजी विधायक थे, जहां आपकी स्कूल थी वहीं के विधायक होंगे, तो आपको तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता होगा कि आप विधायक के बेटे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा घर 5 किलोमीटर दूर था, हम स्कूल जाते थे। हाँ, ये है कि हम गाड़ी में जाते थे, उस वक्त भी गाड़ी होती थी, हमको सब बच्चों को छोड़ने जाते थे। मेरे और मेरे सब भाई बहनों की, मेरे जितने सिबलिंग्स हैं, उन सब की शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर में हुई है। आपको बताऊं मैं, उस वक्त हम जाते थे और कई बार हम लेट हो जाते थे, तब भी हम बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि लेट आने वाले बच्चों के लिए सज़ा होती थी। तो उसी सज़ा से, जैसे सब बच्चे तो होते थे, हम उससे गुजरते थे। हमें कभी इसका रिग्रेट नहीं हुआ कि हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हो स्कूल में। जैसे आम विद्यार्थियों के साथ होता था वैसे हमारे साथ भी होता था, और हमारे पिताजी ने कभी उसके लिए वो भी नहीं कहा। वो ये कहते थे कि जब तक आप अपने मूल्यों को नहीं पहचानोगे, जब तक आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। भगवान श्री राम भी गुरुकुल में गए और उनको भी सारी चीज़ें सीखनी मिली। ऐसे ही हमारे पिताजी ने भी हमको दिया कि हमारे को गुरुकुल की तरह ही एक शिक्षा विद्या भारती का स्कूल था, और उसके अंदर जाना था। सारी चीज़ें हमारे को भी बिल्कुल जैसे आम बच्चे जाते हैं वैसे हमारे साथ था। हम भी आम ही थे, हम कोई खास नहीं थे वहाँ पे। नहीं, उनके लिए तो विधायक के बेटे तो थे ही, लेकिन आपने ऐसा कर रखा था कि आप जैसे विधायक के बेटे नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने कभी ये भेज के स्कूल नहीं भेजा मुझे कि हम विधायक के बेटे। तो उनके फिर लिए तो मार भी बहुत पड़ी होगी स्कूल में, बहुत ज़्यादा। कभी हम याद है डरते कोई? थे, हम डरते थे कि कहीं स्कूल वाले पिताजी को हमारी शिकायत नहीं कर दें। अगर स्कूल वालों ने पिताजी को शिकायत की तो शायद हमारे साथ भी घर में भी पिटाई हो जाए। आज तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो समय था, और उस वक्त जो टीचर ने कह दिया वो बिल्कुल होता था, और उसको हमें करना पड़ता था। तो जैसे साधारण बच्चे स्कूल में जाकर के उद्यम मचाते हैं, वैसे कभी देखिए, आपने? हम कभी असाधारण और ख़ास तो थे नहीं, हम सब साधारण थे। सब हमारे दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे, सब इकट्ठे घूमते थे वहाँ पे। बरसातों में, मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, बरसातों में हमारे प्लेग्राउंड में पानी भर जाता था, हम सब खेलते थे, और कोई जब गीला पकड़ा जाता तो उसकी पिटाई होती थी। तो मैंने खूब डंडे खाए हैं। पढ़ाई में आप कैसे थे? मैं एवरेज ही था, कभी पढ़ाई के लिए ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ या वो हूँ। हाँ, मैं मस्तीखोर था, दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल तो जाते थे? स्कूल तो जाते ही थे। तो हमारी माता जी, हम बीमार होते थे तब भी भेज देती थी। कई बार तो गोली खिला देती थी कि ये गोली खा ले,
उस वक्त बीमारी के लिए दवाई होती थी, ये पेट दर्द हो रहा है तो अलग दे देती थी, सर दर्द हो रहा है अलग दे देती थी, यही बहाने होते थे दो। उसके लिए दवाई दी और जाओ स्कूल, हम जाते थे। तो ऐसा होता था कि हम पेट दर्द करते थे तो हमें लगता था कि दवाई खानी है, तो फिर डर के मारे हम भी बोलते थे कि यार दवाई खानी है, अब थक गए तो अब स्कूल जाना है। कोई खेल कूद का शौक था आपको बचपन में? खेल कूद, कबड्डी भी खेलते थे, खो खो भी खेलते थे। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे वॉलीबॉल बहुत अच्छा लगता था और मैं खेला हूँ। स्कूल की, जब मैं 11th-12th में था, स्कूल की प्रतियोगिता होती थी इंटरशिप स्कूल्स की, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया। हाँ, ये है कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो आपने कोई ऐसी शरारत की हो जो आज आप अकेले कभी बैठते हो विधायक बनने के बाद भी, और स्कूल की कोई ऐसी शरारत हो जो सोच सोच के आज भी आपको खुशी देती हो? बहुत सारी बातें, और बहुत सारी क्या सारी बातें। कोई एक जो ऐसी मुझे बात खुशी बता देती सकते हो आप कि नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। आगे एक बात आगे आगे बढ़ते हैं अपन। उच्च शिक्षा कहाँ से लिया आपने? राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही हमने किया। और मैं बताऊं आपको, मैं बहुत शरारती था, तो पिताजी ने मुझे रेगुलर होने की जगह कहा कि तू प्राइवेट कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे बचपन में आम तौर पर सभी बच्चों का एक सपना होता है कि बड़ा होकर के जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो क्या आपका सपना भी एक विधायक बनने का था या फिर और कोई सपना था आपका? नहीं, कोई विधायक बनने का कोई सपना नहीं था। एक अच्छा बिजनेसमैन होने का, क्योंकि परिवार सारा बिजनेस में था। एक बिजनेसमैन की, हाँ, एक अच्छा अपना सुबह का टाइम हो, शाम को वापस टाइम से घर आए, तो बस यही लगा रहता था कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं। और मेरे पिताजी भी बिजनेसमैन थे, हम सब बिजनेसमैन रहे। तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ सेवा का एक माध्यम रखा, तो कभी सोचा नहीं कि मैं आऊँगा। तो आपने खुद से कभी नहीं चाहा था कि राजनीति में आएंगे आप? नहीं, मैंने ऐसे खुद से कभी नहीं चाहा। हाँ, परिस्थिति ने मुझे राजनीति में लिया है, और परिस्थिति अभी नहीं लाई। एक, जब पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद लगा कि अब परिवार की राजनीति के लिए मुझे शायद आगे आना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने मुझे 2 बार टिकट दिलवाया। एक बार तो 2013 में पंचायत समिति का दिलाया, उससे पहले 2005 में भी दिलवाया। 2013 में पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, 2014 में पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तब उन्होंने बात करके टिकट दिलाया। तो विधायक बनने से पहले जब आपकी शिक्षा पूरी हो गई होगी तो उसके बीच का जो टाइम होगा वो तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा आपका, जब आपको राजनीति में आना ही नहीं था तो आप। हाँ, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारी कोशिश की इस फील्ड में जाऊँ, इस फील्ड में जाऊँ, इस फील्ड में जाऊँ, लेकिन भगवान ने आपका लिख देता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो मैं किसी फील्ड में सक्सेस नहीं हुआ, किसी तो में आखिरी में राजनीति में आ गया। जैसे थोड़ा बताएंगे आप किस किस में गए थे? मैंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया। मैंने, हमारे जीजा जी हैं, उनके साथ कोशिश की इटली में वेयर हाउस लेने की, और लिया भी। कोशिश, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति थे। मैं उनके पास गया, क्योंकि पारिवारिक रिलेशन थे, सारी चीज़ें थी। मैं उनके पास गया, जी मुझे इटली में काम करना है और मुझे संघाई वीज़ा चाहिए। संघाई वीज़ा 13 देशों का वीज़ा होता है, यूरोपियन संघ का। उन्होंने कहा किस लिए चाहिए? मैंने कहा जी मैं वहाँ काम करना चाहता हूँ। तो वो हंसे बहुत तेज कि तू वहाँ काम कर लेगा क्या? मैंने कहा हाँ, मैं काम करूँगा, और मैं यहाँ ज्वेलरी का काम बहुत अच्छा है जयपुर के अंदर, मेटअप, अपना कपड़ों का काम, छपाई सांगानेर की पूरे विश्व में प्रसिद्ध। तो उसको लेकर मैंने कहा कि नहीं साहब, मैं काम करूँगा। तो उन्होंने मज़े मज़े में मेरे को बहुत तेज से फिर कहा ठीक है मैं बात करता हूँ, और उन्होंने पहला बिजनेस वीज़ा मेरा लगवाया और मैं गया। मैं 4 महीने पहले ही रखा, मेरे पास बिजनेस वीज़ा था। वहाँ पे तैयारियाँ की, लोगों से मिला, और उस वक्त समझ में आया संघर्ष क्या होता है, कि बिजनेस में शुरुआत में संघर्ष क्या होता है। वहाँ मैंने ये संघर्ष किया। तो विधायक बनने से पहले आप एक ज्वेलरी वाले थे? नहीं, ज्वेलरी वाला नहीं कहोगे, उससे पहले अच्छा आप ये कहोगे मैं मार्केटिंग वाला था। मार्केटिंग वाले थे? क्या मार्केटिंग में क्या करते थे आप? हम जाते थे सामान लेके। इटली की बात बता रहे हो आप? इटली में रहते थे? हाँ, इटली में 4 महीने रहा मैं। मतलब आप देश छोड़ करके व्यापार करने इटली पहुंच गए? हाँ, बिल्कुल गया। यहाँ से कुछ सामान आता था, उसको लेके जाते थे, कोशिश करते थे थोड़ा सा हमको प्रॉफिट मिले और वहाँ पे वो सामान बेचते, ऐसा कुछ था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पिताजी ने
कोशिश की, वो 3 महीने देखा और उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला कि आपका पेरेंटल बिजनेस यहाँ पे है, वो आके यहाँ करो, आप इसमें कहाँ लग रहे हो। पेट्रोल पंप एक जयपुर में था, तो उसको संभालने के लिए दोबारा बुला लिया और हम आ गए। तो इटली में कितने दिन रहे आप? इटली क्या, मैं काफ़ी यूरोप घूमा, इटली भी गया, स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर पे भी गया, फ्रांस भी गया, वियना भी गया, तो काफ़ी घूमा वहाँ पे। विधायक से पहले मतलब पूरे मनोरंजन सारे? मनोरंजन नहीं, एक यंगस्टर की इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ घूमे, और घूमे क्या, एक्सप्लोर करने की इच्छा थी, वो करा। तो आप जो वहाँ व्यापार कर रहे थे वो सेट था या कोई दिक्कत थी उस व्यापार में? नहीं कोई, मतलब आप व्यापार इटली जैसी जगह में कर रहे हैं जहाँ आदमी सपना सोचता है जाने का, वहाँ आप काम छोड़ करके और एक एक छोटे से जगह में आकर के विधायक बन गए। कभी सोचा था आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पिताजी ने मेरे को भेजा, मेरे को मौका दिया हर जगह। हमारे पिताजी ने कभी हमें रोका नहीं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बात हो, उन्होंने कभी रोका नहीं। बस उनकी इच्छा एक थी कि आप वापस आ जाओ, देश के लिए कुछ करो, अपने समाज के लिए करो, और सबसे पहले समाज के लिए करो। तो उसके लिए उनका ये था कि पैसा कहीं भी कमाया जा सकता है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। तो आप फिर वहाँ से पूरा व्यापार को वाइंड अप करके हाँ, वापस आ गए। तो बुरा नहीं लगा आपको कि इतनी दूर जाकर नहीं, के? कभी ऐसा रिग्रेट कभी फील नहीं हुआ, और आज तो बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है उन्होंने कुछ सोच के बोला हो, और इसलिए शायद बुला लिया हो। तो आप राजनीति में खुद आए या फिर पिताजी के कहने से राजनीति में आए? देखिए, पिताजी का एक वो होता था पहले भी, राजनीति में मेरे आने से पहले भी ये होता था, हमारे पिताजी की भी ये थी कि जहाँ पे भी कोई गरीब की मदद करनी होती थी, कोई ज़रूरतमंद की मदद करनी होती थी, तो वो हमेशा मदद करते थे। वो समाज नहीं देखते थे कि समाज से वो है, क्या उसका बैकग्राउंड है। बस अगर उसको ज़रूरत है और उसको शायद मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद करते थे। तो कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि जब आपको खुद को अंदर से फील आया कि मेरे को राजनीति करनी चाहिए, या फिर पिताजी ने कहा कि राजनीति शुरू करो, समाज की सेवा करो? मेरे पिताजी को लंग कैंसर हुआ, वो काफ़ी तकलीफ में आए, तो मैं खुद हर महीने उनके मैक्लोडगंज से दवाई लेके आता था। एक बहुत भिक्षु थे, वो दवाई भी देते थे कैंसर की, तो उनसे मैं लेके आता था। उस वक्त आते जाते वक्त मैं कई बार पूरे दिन जाता था, पूरे दिन आता था, तो उस वक्त सोचता था कि जो पिताजी ने इतना त्याग किया, इतना काम किया समाज के लिए, तो शायद मुझे भी कहीं ना कहीं लगना चाहिए। तो उसको देख के फिर पिताजी अपनी पुरानी बातें बैठ के बताते थे हमको। पूरे दिन हम बैठते थे, साथ बैठते थे, उन्होंने बताते थे, तो उससे लेके एक जागृति हुई कि हाँ, मुझे भी शायद ऐसा कुछ करना चाहिए। जैसे मेरे पिता का नाम आज पूरे समाज में आराम से इज्जत से लिया जाता है, वैसा मुझे भी करना चाहिए, और यही भावना मेरी उठी। उसके बाद मैं राजनीति में आया। दिल से लगा आपको कि राजनीति शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, दिल से राजनीति के लिए नहीं आया, बस ये था कि सेवा भाव करना चाहिए। तो आपके लिए तो राजनीति में आना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपके पिताजी विधायक थे, दादाजी विधायक थे, नहीं, तो आसानी बहुत रही होगी आपको आने में। ऐसा कुछ नहीं है। आज की राजनीति की परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। और ये कहने की बात है कि एक मेरा बैकग्राउंड था, मैंने युवा मोर्चा के एक सामान्य कार्यकर्ता से जिलाध्यक्ष तक का काम किया। जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैंने 4 साल वहाँ पे मेहनत से काम किया। और जो लोग कहते हैं कि आपके पिताजी का नाम है या आपके परिवार का नाम है, तो राजनीति ऐसा नहीं है। कई लोग आए, बड़े बड़े नेता हुए, उनके बच्चे फेल हो गए, उन्होंने काम नहीं किया। जनता के अंदर काम करना पड़ेगा। जनता के अंदर बिना काम किए आपको कोई आगे नहीं लेके जाएगा। जब तक आप नीचे काम नहीं करोगे, जब तक आपको ऊपर कोई मौका नहीं मिलता। राजनीति में शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? पार्षद के चुनाव से या फिर कोई पंचायत के चुनाव से? मैं बताया ना आपको, 2003 में भी पार्षद का एक पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, 2000 प्रधान का टिकट मिला। 2003 में? शायद साल 2013 के आसपास की बात? 2003 में पहला। फिर उस वक्त हम परिवार की लड़ाई से फिर प्रधान का चुनाव टिकट उस वक्त भी मुझे पार्टी ने दिया था 2003 में। हाँ, 2015 के अंदर माननीय शंकर जी शर्मा एमएलए थे, वो घर आए, पिताजी की तबीयत खराब थी। उसके बाद उन्होंने पिताजी से बात की, उन्होंने कहा कि आपका परिवार का बड़ा नाम रहा है और मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार से कोई इस फील्ड में दोबारा आए और जनता की सेवा करे।
तो उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे बोला, मैं मिलने गया, उन्होंने मुझे मौका दिया। मुझे फिर पंचायत समिति का टिकट दिया, पंचायत समिति का टिकट जीता। पारिवारिक लड़ाई से प्रधान का टिकट मेरे पास था, हम हार गया, मैं फिर हार गया, दूसरी बार प्रधान का टिकट हारा। और उसके बाद वसुंधरा जी ने मुझे मौका दिया जिलाध्यक्ष बनाने का। माननीय वसुंधरा जी राजे उस वक्त मुख्यमंत्री थी तत्कालीन, और साथ में अशोक जी परनामी प्रदेश अध्यक्ष हुए थे। उन्होंने मुझे युवा मोर्चा में मौका दिया, और ऐसी बात नहीं है, मैंने उसमें काम किया और ज़मीनी स्तर पे काम किया। मुझे लगातार 3 बार जिलाध्यक्ष रिपीट किया गया। तो जिलाध्यक्ष बनने के बाद में सीधा आपको विधायक का चुनाव का टिकट दे दिया गया? हाँ, मैंने युवा मोर्चा में काम किया और युवा मोर्चा में बहुत काम किया। पर बूथ पे गया, जिले का ऐसा कोई बूथ नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं नहीं किया। चाहे कैसे भी मैंने प्रवास किए, बहुत सारे प्रवास किए, 2 साल मेहनत की, 3 साल। 2015 में पिताजी का देहांत हुआ, उससे पहले मैं जिलाध्यक्ष बन गया था। 2015 में मैं पहली बार जिलाध्यक्ष बना। 2018 में मुझे टिकट मिला, और 2018 से टिकट मिलने से 1 महीने पहले मुझे जिलाध्यक्ष हटा दिया था। और मैंने बखूबी से वो काम किया, मैं जानता हूँ, और मेरे को बड़ा गर्व है कि मैंने हर बूथ पे काम किया, पूरी तरह अपनी तन मन धन से वो काम किया। तो पूरे दौसा जिले के अंदर 5 तहसील आती है लगभग। तो 5 तहसील के अंदर आपने सिकराय का ही नाम क्यों चुना विधायकी चुनाव के लिए? मैं एक अनुसूचित जाति की कैटेगरी से आता हूँ। दौसा जिले के अंदर एक ही विधानसभा सीट है जहाँ से SC कैटेगरी से चुनाव लड़ा जाता है, तो वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा। तो जैसे आपके सामने जो कांग्रेस पार्टी से थी, उनके सामने आपने पहली बार चुनाव लड़ने का सोचा, तो कभी ये नहीं सोचा कि उनके सामने चुनाव लड़ूंगा कैसे जीतूंगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि वो तो एक विधायक थी पहले से। 2018 के अंदर में पहली बार मुझे विधायक का टिकट दिया माननीय वसुंधरा जी ने, और उस वक्त हमारे मदन जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष होते थे। मेरे को 1 महीने पहले ही मैंने रिज़ाइन किया था युवा मोर्चा से, लेकिन उन्होंने काबिलियत देखी कि इसमें लड़ने की क्षमता है, तो उन्होंने मुझे टिकट दिया। हाँ, उस वक्त की कुछ जाति का समीकरण ऐसे थे जो पूरी राजस्थान में पूरे का पूरा बीजेपी से साफ हो गया। बीजेपी की वहाँ पे 2 सीटें आई पूर्वी राजस्थान में, और हम सब चुनाव हार गए। पूरे जो दौसा जिले के अंदर ऐसी कोई सीट नहीं आई जहाँ बीजेपी आई। तो पहली बार जब आपको चुनाव का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप विधायक का चुनाव हार गए, तो क्या स्थिति थी आपकी, मतलब चुनाव हारने के बाद? नहीं, मुझे लगा, क्योंकि युवा मोर्चा में काम किया था, तो युवा मेरे से काफ़ी जुड़े हुए थे। उस वक्त मुझे लगा कि हाँ, कुछ जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता थे और बुजुर्ग लोग थे, उनसे भी मुझे मिलना चाहिए था, उनसे भी मेरे को सलाह मशवरा करना चाहिए था। हाँ, तो वो मेरी एक गलती रही, लेकिन हाँ, उस चुनाव से मैंने बहुत कुछ सीखा, उससे मैं चुनाव लड़ना सीखा। तो विधायक का चुनाव हारे, परिवार को भी संभाला होगा, खुद को भी संभाला होगा, और शायद जितना मुझे पता है आपके पिताजी इस दुनिया में जब नहीं रहे थे, तो कैसे आपने परिवार को संभाला, खुद को संभाला? ये चुनाव है, हार जीत चलती रहती है। आपके लिए तो बचपन से देखते हुए आ रहे हो आप, ये चुनाव हार जीत करना। हाँ, हार जीत चलती रहती है। चुनाव में हारना जिंदगी खत्म नहीं होती। चुनाव में हारने का मतलब है आपको एक और मौका दिया है, आपको उसके लिए सीखना चाहिए। आपकी हार से आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो चुनाव में आप हारे तो कोई बड़ा आपके लिए वो नहीं था, क्योंकि आप बचपन से देखते हो। दुख तो होता है, दुख तो होता है। ये गलत है कि दुख नहीं होता, दुख होता है। हाँ, लेकिन उससे सीखने को बहुत मिलता है। आगे राजनीति में, आगे लोगों से मिलने में आपकी कहाँ कमी रह गई, किस क्षेत्र में आपकी कमी रहेगी, कहाँ आपने लोगों को कन्विंस करने में कमी रहेगी, तो उस चीज़ को सीखना पड़ता है। जैसा मुझे पता है आप शायद 30,000 के आसपास वोट से चुनाव हारे थे। हाँ, बिल्कुल, मैं 32,000 वोटों से हारा था। 32,000 वोट के आसपास। हाँ। तो जैसे आप 32,000 वोट से चुनाव हारे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अब ठीक है, राजनीति छोड़ देनी चाहिए, मेरे पास तो पारिवारिक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, इटली में भी सेटअप है, या आप जा करके वापस सेटअप कर सकते थे कि विधायक हो गया, चुनाव हो गया पूरा, राजनीति छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लगभग 30,000 वोट से चुनाव हारे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त सामाजिक समीकरण पूरी राजस्थान के पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। लोगों को कुछ और लगा, लोगों को एक नई भावनाएं दे दी गई,
एक झूठी भावनाएं कांग्रेस ने फैला दी, एससी को बरगला दिया, और अभी भी एससी को इतना बरगलाते हैं, एससी एसटी को, कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। उस वक्त माननीय सचिन जी पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि देखो सीपी जोशी उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष होते थे, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, जनरल वोट देगी तो सीपी जोशी बनेगा, गुजर वोट देंगे तो पायलट बनेंगे, और माली वोट देंगे तो हमारे आदरणीय गहलोत जी बन जाएंगे। ऐसा एक सामाजिक भ्रम फैला दिया, और एससी को ये बोल दिया गया आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर बीजेपी वोट दिया। तो सामाजिक समीकरण पूरी तरह से कांग्रेस ने बहला दिया, लोगों को झूठ बोला, हर क्षेत्र में झूठ बोला, जाटों को बोला कि गोविंद डोटासरा बन जाएंगे। इस तरह की घटना हुई, उससे लोग पूरी तरह भ्रमित हो गए। लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस का हमेशा रहा। बीजेपी विकास को लेकर चली, बीजेपी ने सिर्फ एक एजेंडा रहा है कि हम अपनी बात रखें और राष्ट्रवाद की बात रखें। लोगों को उस वक्त इतना बरगला गया 2018 के अंदर, तो उसकी वजह से मैं 30,000 वोटों से आ रहा, तो 32,000 वोटों से। तो आपके हिसाब से आपकी सीट के अलावा बाकी की सारी सीटें भी इसी तरीके से कांग्रेस की हाँ, कांग्रेस के भ्रम से पूरी राजस्थान को इन्होंने इसीलिए बदलाया। बीजेपी सारी सीटें उधर की हाँ तरफ हाँ की आ गई। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस ने सिर्फ झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं तो किया। मतलब आपकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी? नहीं, मेहनत की थी, लेकिन लोगों को इतना बरगला गया। हमारे पूरी राजस्थान में आपको एक बात बताऊं, लोग पढ़े लिखे कम है, कुछ ग्रामीण परिवेश ज़्यादा है, उनको राजनीति से मतलब नहीं है। वो लोग ये देखते हैं कि ये नेता है, इसकी क्या सामाजिक सरोकार चल रहा है। जो नेता हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता का भला कैसा हो, उनको सिर्फ वोट लेना। वो उन्होंने किया उस वक्त, उन्होंने सबको, सभी, ऐसा नहीं है मैं एक जाति की बात करूं, सभी जाति को, सभी धर्म लोगों को भड़काया और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया 2018 में कि इस जाति का वोट मिलेगा तो ये वाला नेता मुख्यमंत्री बनेगा। गुजर जाति को बोला कि अगर आप दोगे, क्योंकि माननीय पायलट साहब उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, कि इस सचिन जी पायलट, हाँ सचिन जी पायलट साहब, उनको आप वोट दोगे तो गुजर जाति का वो बनेगा सीएम। माली समाज को बोला अशोक गहलोत को दोगे तो अशोक गहलोत बनेगा। तो ब्राह्मण समाज को बोला कि अगर आप ब्राह्मण समाज देगा सीपी जोशी बनेगा। ऐसे हर समाज को उन्होंने बरगलाया। तो हमारा वहाँ सीधा सा है, लोग बहुत सीधे हैं पूरी राजस्थान में, उनको राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं है। वो लोग बहुत सीधे जैसे बोलते हैं कि उनको कोई बोल जाता है वो उस बात को मान लेते हैं, ऐसे लोग। तो 2018 में जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा और आप हारे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि 5 साल तो बहुत लंबा निकलेगा, वापस चुनाव कहाँ से लड़ूँ, किस सीट से लड़ूँ, या सीट को मैं चेंज कर दूँ? आपने सिकराई वापस क्यों चुनी, उसी सीट से वापस चुनाव क्यों लड़ा? नहीं, मैंने चुनाव उस वक्त नहीं सोचा कि चुनाव हार गया कि क्या लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया। मुझे समझ में आ गया था लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को समझ में नहीं, उनके समझ को एक तरह से बिल्कुल ओवरलैप किया जा रहा है, और कांग्रेस यही करती है। कांग्रेस कभी सच्चाई नहीं बोलती, कांग्रेस हमेशा आपके दिमाग के साथ ओवरलैप करती है। आज उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले 2023 में चुनाव हुए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि पूरी तरह से विफल हो चुकी थी कांग्रेस। विकास के नाम पे जो बोल रहे थे, बड़े बड़े वादे किए गए, वो फेल हो गए। 2018 में कांग्रेस आई और 5-7 सीएम ले आई, और वो सीएम आपस में लड़ते रहे। हमारे माननीय पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उनको नकारा निकम्मा कहा मुख्यमंत्री जी उस वक्त तत्कालीन गहलोत जी ने, और आपस में लड़ते रहे, होटलों में चले गए, सरकार गिरने की हालत हो गई, उनको मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। तो जनता देख रही थी, और जनता देखती है तब वो सारी की सारी चीज़ें समझती है, और वही हुआ। 2023 का जब चुनाव हुआ तो जनता ने देखा कि 2 साल तक ये होटलों में रहे, सरकार बचाने में लगे रहे। उसके बाद उनका कोई जो मोटिव था कांग्रेस का वो ख़त्म हो गया। लोगों की आंखें खुल गई कि कांग्रेस सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। हाँ, हमने ये ज़रूर किया कि हम अपने लक्ष्य पर रहे। राष्ट्रवाद का एक मुद्दा था
कि हर व्यक्ति इस समाज में बराबर स्थान रखता है, उसको लेके चले और चुनाव जीते। मतलब आप डटे रहे कि चुनाव तो लड़ना है और ईमानदारी से लड़ना है, और फिर आपको उम्मीद हाँ, थी कि मैं जीतेंगे चुनाव तो युवा मोर्चा में हमको एक चीज सिखाई जाती है, उसमें कभी युवा मोर्चा में कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, युवा मोर्चा में सब बराबर होता है। और वही चीज मैंने सीखी, और आज भी यही है कि हम सब बराबर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्राह्मण बड़े हैं या ये है, सब बराबर हैं। हमें बीजेपी ने यही सिखाया शुरू से, और मैं जनसंघ से इससे जुड़ा हुआ हूँ, हमको सबको बराबर बनाया। तो जैसा मुझे पता है 2018 में जब आप चुनाव हारे थे तो सामने कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई राजस्थान सरकार के अंदर, और आप जिनके सामने चुनाव हारे थे वो शायद एक मंत्री का पद ले बैठी थी, महिला बाल विकास मंत्री वो बन गई थी। तो अब आपको ऐसा नहीं लगा कि एक महिला बाल विकास मंत्री के सामने आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप उनके सामने पहले 30 से 32 हज़ार, जैसा आपने बताया, चुनाव हार चुके थे 30 से 32 हज़ार वोटों के बीच में। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जब वो विधायक थी तो 30 से 32 हज़ार वोटों के ऊपर उससे आ रहे आप, तो अब तो वो एक मंत्री है, उनकी अच्छी अप्रोच हो गई होगी, बाजार में अच्छी पकड़ हो गई होगी, समाज के अंदर अच्छी पकड़ हो गई होगी? नहीं, समाज के अंदर कभी डर नहीं लगा उनसे? नहीं, कोई डर नहीं। सिर्फ समाज को बरगला के आप चुनाव जीत जाओ। एक बार काट के आंडी चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और फिर भी काट के मंत्री आंडी तो एक बार थी वो चढ़ गई सामने। थी, मंत्री बन गई थी, ठीक है, जनता बनाती है, एमएलए मंत्री सब जनता बनाती है, ये किसी व्यक्ति का नहीं होता। जनता ने बनाया उनको, उस वक्त उनको चुना, लेकिन उनकी भावना देख ली, उनके वो देख लिए काम, कैसे वो काम कर रही थी, किसको लेके काम कर रही थी। ना तो किसी एक समाज को लेके आप कभी नेता नहीं बन सकते, यहाँ सर समाज को। मैंने बताया ना आपको कि अभी हमारी जो शिक्षा हुई बचपन से, वो सर समाज को लेके हुई। मैंने कभी किसी समाज को बड़ा नहीं माना, किसी को छोटा नहीं माना, और यही मुझे शिक्षा दी गई। विद्या भारती के अंदर ये शिक्षा दी जाती है। आप कभी आरएसएस, जिसको कांग्रेस गालियाँ देती रहती है, और उसकी भावना को समझो। उनकी भावना एक होती है एकात्मक राष्ट्रवाद। एकात्म राष्ट्रवाद में सब व्यक्ति समान है। मतलब ठान लिया था आपने कि विधायक तो बनेंगे, और सामने चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो। नहीं, हमने देखा था कि जनता के मुद्दे जरूर उठाएंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। बाकी जनता की इच्छा दोबारा उनको, अगर उनको लगा कि मैं इस लायक हूँ तो मुझे बनाएंगे। मतलब ऐसा आपने पिछली बार से 2018 के चुनाव से और अब की बार के चुनाव में ऐसा क्या करा कि आपने मंत्री को हरा दिया? कहाँ तो आप विधायक को नहीं हरा पा रहे थे? हमने सिर्फ और सिर्फ अपने बूथों पे काम किया। हम जनता के बीच में ऐसे मुद्दे लेके गए जो कांग्रेस का फेलियर था। और कांग्रेस का फेलियर सबसे बड़ा ये था, कोरोना काल में वो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए थे। पूरे विश्व जब एकजुट होके एक महामारी से लड़ रहा था, तब राजस्थान की सरकार अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। वो होटलों में जा रही थी, और तो और जिसकी बात आप कर रहे हैं मंत्री की, वो पिज्ज़ा बनाना सीख रही थी, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन जो कांग्रेस की अध्यक्षा थी वो इटालियन है, तो उनको पिज़्ज़ा बना के सिखाना था, और वो फोटो भी आई थी अखबार में। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप, मतलब मेरे हिसाब से आप जयपुर रहते हैं, तो जयपुर से सिकराय इतना लंबा जाना आना, और जबकि आपके पास कोई पद ही नहीं है, फिर भी आप इतनी दूर जा रहे हैं? क्या आप डेली जाते थे? जब भी चुनाव हार गए तो उसके बाद में भी डेली जाते थे? मेरा बचपन दौसा में मेरा घर है, सिकराय में मेरा फार्म है, और मेरे घर वहाँ पे भी है। मतलब उसमें संघर्ष जहाँ क्या रहा पे आपके? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जयपुर ही रहता हूँ या मैं दौसा ही रहता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मैं थक गया तो वहाँ सोना है तो मैं सो जाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कार्यकर्ता के घर पे भी जाके सो जाता हूँ ना। मेरे लिए सब कार्यकर्ताओं का घर मेरा घर है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत कर लिया संघर्ष, मेरे को नहीं लगता चुनाव जीतूंगा, कौन लड़ेगा वापस चुनाव? कभी नहीं सोचा आपने ऐसा? नहीं, मैंने कभी चुनाव जीतने के लिए संघर्ष नहीं किया। मैंने कई बच्चियों की शादी कराई जो अनाथ थी, उनकी बच्चों की खाना भी कराया। कई बच्चियाँ ऐसी थी जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उनका भात भी भरा। कई ज़रूरतमंद थे जो मेरे पास काम के लिए आते थे, वो छोटी छोटी कि साहब हमारा तहसीलदार ये नहीं करना, हमारा जाति प्रमाण पत्र पे साइन नहीं कर रहा, हमारे घर पे साइन नहीं कर रहा, हमारा वो प्रधानमंत्री आवास है उसको लेके बैठ गया। उसके लेके हम लड़ते रहते थे और उसी को लेके आगे बढ़े। तो चुनाव जब आपने लड़ने का फिर से सोचा कि सिकराय से मैं वापस चुनाव देखिए, लड़ मेरे रहा को हूँ, चुनाव नहीं, ये सब पार्टी का निर्देश होता है। पार्टी ने आपके अंदर क्या देखा कि भाई जब तक, मतलब 30,000 वोट से तो आप हार चुके थे, तो क्या पार्टी ने आपके अंदर क्या देखा? आपने
कनेक्ट अच्छे से करा जनता से? आपने क्या ऐसा किया कि पार्टी को आपके ऊपर विश्वास हुआ और उन्होंने फिर से आपको देखिए, टिकट दिया? पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया, हम हार गए, लेकिन पार्टी के लिए वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे हमें काम करना है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और पूरी तरह से निभाई। पार्टी का कभी ऐसा कुछ नहीं रहता, पार्टी का जो कार्यकर्ता काम करेगा पार्टी उसको टिकट देती। तो 2018 में टिकट लेना आसान था या अब की बार टिकट लेना आसान था? नहीं, मेरे लिए कभी पार्टी का आसान नहीं रहा। दोनों टाइम मैंने संघर्ष किया और पार्टी ने मेरे संघर्ष को देख के मौका दिया, इसलिए मुझे टिकट मिला। तो महिला बाल विकास मंत्री के सामने थोड़ा भी आपको ये नहीं लगा कि? नहीं, वो कैबिनेट की मंत्री थी, बड़ी मंत्री थी, लेकिन उन्होंने सिगराय के विकास में कोई काम नहीं किया। आज मैं सच्चाई बताऊं आपको, जब हम 2023 में दोबारा चुनाव लड़ा, 2018 में चुनाव में हार गया था, 2023 में दोबारा चुनाव लड़ा, तो 2023 के अंदर जब मैं चुनाव लड़ा, एक एक रोड के दो बार उद्घाटन कर दिए। वहाँ रोड बनी नहीं, गड्ढे पड़े हुए हैं। एक ही आप रोड को 2 जाइए, बार सैंक्शन हाँ, कर दिया। बिल्कुल, बावनपाड़ा जाइए, आप देखिए दोनों साइड उसका बोर्ड लगा होगा। मोरोली जाइए, दोनों साइड बोर्ड लगा होगा। सर के ऊपर आप जाएंगे पपलाज माता के, वहाँ दोनों साइड बोर्ड लगा होगा। कई जगह 2 साइड बोर्ड लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, और रोड बनी नहीं। ये हालत थी सिकराय की। और आज की डेट में मैं आपको सही बताऊं कि भौगोलिक रूप से सिकराय सबसे बड़ा क्षेत्र है पूरी दौसा जिले का। और सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा धूल, सबसे ज़्यादा गड्ढे, जिसे बोलते हैं कि रोड काली होती है, तो काली रोड लोगों को पता ही नहीं कैसी होती है। ये सिकराय की हालत है कि आपने ये बोल दिया ये उद्घाटन हो रहा है और वो काम नहीं हुआ। ऐसी कम से कम आपको रिपोर्ट दे दूंगा कि कांग्रेस सरकार ने घोषणाएं कर दी, पत्थर लगा दिए, ना उनकी एफएस निकली, ना उनका कुछ आगे कोई बढ़ोतरी हुई, और को सारी की सारी से कोरी घोषणाएं, सिर्फ पत्थर लगाने का काम हुआ। और जनता ने देखा 2023 के अंदर, इसलिए हमको चुना। तो जब ये टिकट मिल रहे थे 2023 के विधायक के फिर से, तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया होगा, या जो भी आपका प्रोसेस रहता है टिकट मांगने का। तो कभी आपको पार्टी के अंदर आपके ही किन्हीं मिलने वालों ने नहीं कहा कि जो पहले चुनाव हार गया उसको क्या फिर से टिकट देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है, ना तो एक परिवार है, न एक संस्था है। ये सब लोगों का मिला हुआ वैचारिक मंच है। सब ने देखा जो वहाँ मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, और हो सकता है अगर मैं काम नहीं करता तो मुझे भी टिकट नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बेटे हो इसलिए आपको टिकट मिले, या आप किसी के पोते हो, या आपके पुराना बहुत अच्छा परिवार का बैकग्राउंड हो। ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको टिकट मिलेगा, आप जनता के बीच में तो आपको टिकट मिलेगा। वो देख के मुझे टिकट मिला। तो जब आपका अनाउंसमेंट हुआ कि भाई आपने मंत्री साहब को हरा दिया, तो पहला क्या था आपका रिएक्शन? क्या खुशी थी आपके परिवार की, दोस्तों की, जिन्होंने भी आपके साथ मेहनत हम करी? आंकड़े ले रहे थे, मैं आपको बताऊं, हर उस पे आंकड़े ले रहे थे बूथ के, किस बूथ से इतने जीते, इस बूथ से, हर राउंड के आंकड़े ले रहे थे। जब आखिरी राउंड आया तो मैं उसको लेके बड़ा चिंतित हो रहा था। इतने में सारे दोस्त आए, उन्होंने मुझे उठा लिया कि अपन ने चुनाव हरा दिया, अपन ने चुनाव हरा दिया। मुझे समझ नहीं आया मैं चुनाव कैसे जीता, क्योंकि आंकड़े चल रहे थे, हम ले रहे थे। उन लोगों ने आंकड़े कैसे लगाए, क्या लगाए, लेकिन हाँ, जब उन्होंने मुझे उठाया तो 1 मिनट बाद फ्लैश हुई कि ममता वो चुनाव हार गई। शायद मैं बहुत चिंतित था और मैं समझ नहीं पाया कि आखिरी जो हमारा राउंड था उसके अंदर कितने वोट आने थे, उससे पहले हम कितने आगे थे। तो उनको लेके वो लोग सजग थे। तो मेरे दोस्तों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे, उस वक्त बड़ा टेंशन में था। एक चुनाव बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि चुनाव बहुत ईजी हो। जब तक टीवी में नहीं आया होगा जब तक तो आप माने नहीं होंगे कि मैं चुनाव जीत गया। नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया तो मुझे समझ नहीं आया क्या किया क्या नहीं किया। और 1 मिनट बाद मैंने कहा क्या हुआ, नीचे उतारो, तो उन्होंने कहा वो टीवी देखो, तो उस पर चल रहा था ममता वो चुनाव हारी। तो ये जो जीत हुई आपकी, मतलब 30,000 वोट से आप चुनाव हारे थे, और अब की बार शायद आप 9500 वोट के आसपास में आप जीते थे। तो कैसे मानते हो आप, मतलब ये कार्यकर्ता की जीत थी, आपके संघर्ष की जीत थी? 32,000 से मैं चुनाव हारा और 9,000 थोड़ा 500 वोट मान लो उससे मैं चुनाव जीता। तो 32,000 और 9,000 तो मैं जनता में इतनी बड़ी जीत लेके आया।
41,000 से ऊपर की मेरी जीत हुई, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ, और ये मैं मानता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत सबसे बड़ी जीत थी। मेरे बूथ के जो अध्यक्ष थे उनकी जीत थी, मेरे मंडल अध्यक्षों की जीत थी, और मेरे बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता की वो जीत थी। क्योंकि जब से सीट 2008 में ये सीट चेंज हुई थी, 2013 में डिलिमिटेशन हुआ था, 2008 ने 2013 में डिलिमिटेशन हुआ, तब ये सारी चीज़ें परिदृश्य बन गए थे। उसके बाद कभी बीजेपी इस सीट से आई नहीं, और मैं पहली बार इस सीट से बीजेपी का कार्यकर्ता के रूप में चुनाव जीता। लगभग 20 साल बाद आप बीजेपी को लेकर के आए। नहीं, बीजेपी वाले 20 साल बाद मुझे लेके आए। आपको लेकर के आए 20 साल बाद। तो विधायक बनने के बाद में कभी आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपको खुद को आत्मसंतोष मिला हो कि भाई मैं विधायक बन गया और मैंने इतना बढ़िया काम करा? मैंने जो वादे किए जनता से, और ये मैं सच्चाई बताऊं आपको, कि मैंने काफ़ी कुछ पूरे कर दिए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था 2023 का, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को। हम 50% से ऊपर काम कर चुके हैं, और जो मैं वादे करके आया उसमें भी लोकल थे। उन लोकल वादों को भी, छोटी छोटी समस्याएं उनको पूरी करने में पूरी की पूरी, मैं पूरी तो नहीं कहूँगा, हाँ काफ़ी हद तक हमने उसको पूरा कर दिया है। परसेंटेज तो मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि स्थानीय वादों के आंकड़े ही नहीं होते। हर गांव के अलग वादे होते हैं, हर गांव के छोटे छोटे वादे होते हैं। किसी को हेडपम्प चाहिए उसको हेडपम्प भी दिया, किसी को रोड चाहिए उसको रोड भी दिया, कभी विद्यालयों में कमरे चाहिए वो भी दिया। हर विद्यालय में, कुछ विद्यालयों में ऐसा था जो जर्जर स्थिति में, उसमें 2-2 लाख रुपए भी हमारी सरकार ने दिए। तो ऐसे कई वादे जो छोटे छोटे वादे थे हमारे स्थानीय, वो हमने पूरे करने में पूरी कोशिश की। और जो रह गए हों तो मैं आपको बड़ा गर्व करके बोल सकता हूँ कि 1 साल में मैंने कम से कम, मेरे वादों का कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ तक उसको पूरा कर लिया है। ऐसा कोई काम किया हो आपने कि आपके मन को संतुष्टि मिली हो कि विधायक बनने के बाद में वो आपके लिस्ट में भी नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं था, और वो खुद की आपने तरफ से किया हो कोई काम जिससे आपको खुशी भी मिली हो कि हाँ मैंने बहुत बढ़िया काम किया? कोई वादा तो कभी नहीं किया था, लेकिन शुरू से देखता था। जब मेरे दादा थे तो लोगों को पीने के पानी की बड़ी समस्या होती थी, तो मेरे दादा ने पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए एक टैंकर लगाया, और जहाँ पे भी शादी ब्याह होते थे वहाँ पे टैंकर भेजते थे पानी का। ठंडा पानी उस वक्त उपलब्ध नहीं था, तो उस समय मैं आपको सही बता रहा हूँ, 1980 से ऊपर की बात है, ठंडा पानी नहीं मिलता था। 70 के दशक की बात कर रहा हूँ मैं, शायद तब तो मैं पैदा भी नहीं होता, तब हम सुनते थे, हमने कहानियाँ सुनी हुई हैं। उस वक्त ठंडा पानी नहीं मिलता तो बर्फ़ की फैक्ट्री भी लगाई, तो लोगों को ठंडा पानी मिले। बारात आती थी, पीने का पानी होता था उस वक्त। मुझे नहीं मालूम, मेरी माता जी आज भी बोलती हैं कि 2 रुपये का या 3 रुपये का एक पीपा मिलता था पीने के पानी का, तो उस वक्त टैंकर लगाते थे। ऐसे मेरे पिताजी ने भी किया, काफ़ी संघर्ष किया कि भाई वो अपना मृत्यु बोझ बंद होना चाहिए। दादा ने किया, पिताजी भी लेके गए, मृत्यु बोझ बंद हुआ हमारे समाज में। मेरी इच्छा थी कि मैं, जो हमारे सबसे बड़ी एक समाज की सोच थी कि बच्चियों को नहीं होना चाहिए, एक संतुलन बिगड़ रहा था, लेकिन मेरी ये सोच थी कि बच्चों को पूरा बराबर का हक मिलना चाहिए बच्चों के, क्योंकि बच्चियाँ कोई दोष नहीं होता, बच्चियाँ कोई आपके लिए अपराध नहीं है, या आपके क्या बोलते हैं कर्ज नहीं है, बच्चियाँ हमारे लिए वरदान है। तो अभी मेरे विधायक बनते ही सबसे पहले ऐसे ही हम बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि कोई अच्छा काम करें। राम मंदिर 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी एक वो थी हिंदू समाज के लिए, सबसे बड़ी जटिल समस्या थी। 500 साल तक कुछ नहीं हुआ, 70 साल कांग्रेस सरकार रही, कोई काम नहीं किया। उन्होंने तो राम का अस्तित्व को मानने से मना कर दिया। और जब मोदी जी आए 2014 में, क्योंकि बीजेपी का ये था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर की जब ये
पूरी की पूरी घोषणा हुई, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, अयोध्या का राम मंदिर का जब मोदी जी ने उद्घाटन किया। और मेरे जनवरी की बात है, मेरे चुनाव के 2 महीने बाद की। तो बड़े हमने भी एक अच्छा सा प्रोग्राम रखा जिसमें 20-25 हज़ार लोग आए, खाना हमने किया उसमें। उसके बाद ऐसे ही बैठे बैठे कि कुछ करें, तो एक स्कूल में गया था छोटे से प्रोग्राम में, वहाँ बच्चियाँ थी, मैंने देखा 10th-12th की बच्चियाँ मिली कि सर हम कुछ करना चाहते हैं, तो एक अंदर से इच्छा होगी। खेड़ली स्कूल की बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन बच्चियों ने। छोटी सी बच्चियाँ, गांव की बच्ची है। सरकारी स्कूल में कोई जैसे बोलते हैं समृद्ध घर की बच्चियाँ कम जाती हैं, लेकिन समृद्ध घर की बच्ची वहाँ नहीं जाती है, गरीब परिवार की बेटी वहाँ जा रही है और वो बहुत अच्छा अपना हद से ज़्यादा कर रही है। तो मैंने उसी दिन उनको वादा किया कि जो भी 90 से परसेंटेज ऊपर लेके आएगी बच्ची, उसको मैं अयोध्या लेके जाऊँगा। और मैं लेके गया पूरे थोड़ा विधानसभा घोषणा के बारे में बताएंगे, क्या घोषणा करी? हमारी घोषणा ये थी कि मेरी पूरी विधानसभा में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 50% वो 90% से ऊपर जो बच्चियाँ अंक लेके आएंगी 90% से, उनको मैं हवाई यात्रा अयोध्या की करा के लाऊंगा। 1-2 लड़कियों को लेकर के, बच्चियों को या ज़्यादा? नहीं, मैं पूरी 49 बच्चियाँ थी। 49 को? हाँ, 49 बच्चियाँ मेरे साथ गई थी। स्कूल से भी गए थे, हमारे पुलिस के भी कुछ वो गए थे, कर्मचारी, अधिकारी, और सभी डिपार्टमेंट से मैं एक अधिकारी को लेके गया था। मेरा खुद का परिवार, मेरी माताजी और मेरी दोनों बच्चे और मेरे परिवार, वो सब वहाँ गए और अयोध्या में दर्शन करा के लाया था। उनको आप यहाँ से और लेकर के मुझे बड़ी गए, खुशी हुई, उसमें मुझे आत्मसंतुष्टि मिली। तो आपकी ये जो अनाउंसमेंट थी उसके कारण ये इतनी सारी लड़कियां 90% से ऊपर पास हुई, या फिर नहीं, और कोई? उन्होंने मेहनत की, क्योंकि अनाउंसमेंट तो एकदम की थी। हाँ, अब जो बच्चियाँ करेंगी 90% से ऊपर तो उनको दोबारा लेके जाऊंगा। अच्छा, फिर और आप घोषणा कर रहे हैं? नहीं, मैं हवाई यात्रा जरूर कराऊंगा। तो उनको भी आप हवाई यात्रा से लेकर के गए थे? हाँ, उनको मैं हवाई यात्रा से लेके गया था। अब की बार कहीं और जगह देखेंगे। हमारे देश में इतने धार्मिक स्थल है कि आप एक्सप्लोर करते हुए थक जाओगे। लेकिन हाँ, अपनी बच्चों को जो 90% से ऊपर लाएंगी दोबारा विधानसभा से किराए के अंदर, उन सबको मैं लेके जाऊंगा। तो आप आपके खुद के खर्चे से 50 के हाँ, आसपास मैं लड़कियों को? तो पूरी 6 महीने की तनख्वाह मैंने उसमें दी थी, उनके पूरी 6 महीने की तनख्वाह खर्च हो गई आपकी ये हवाई यात्रा में? हाँ। कोई उनके साथ में आपने ऐसा कुछ किया हो जो जिंदगी भर आपको जिंदगी भर याद तो वैसे भी रखेंगी वो, कि आप उनको हवाई यात्रा करवा के अयोध्या के दर्शन करा के लाए, और कोई ऐसा पल बनाओ? उसके बाद हवाई यात्रा से हम आ रहे थे तो माननीय कलेक्टर साहब को हमने बुलाया और कलेक्टर साहब को लेके गए। तो उससे पहले बच्चों ने कभी सीएम नहीं देखा था, सीएम हाउस कैसा होता है, राजस्थान का मुख्यमंत्री का घर कैसा होता है। तो मैंने सीएम साहब से बात की और सीएम साहब के घर लेके गया। हम सब बच्चों को सीएम के साहब के साथ हमने नाश्ता करवाया, उन सब के साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, उनके साथ सब बच्चों के साथ सीएम साहब ने सेल्फी खिंचवाई और सीएम साहब ने हमको हरी झंडी दे के वहाँ से विदा किया। और साथ में साथ सीएम साहब का उस वक्त तिरंगा यात्रा, उसका शुरुआत भी इससे की। तो बहुत बड़ा पल था उन बच्चियों के लिए कि राष्ट्र, अपने राज्य के एक मुख्यमंत्री से मिलना, सूबे के सबसे बड़े व्यक्ति से मिलना उनके लिए बड़ा था। और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ नाश्ता करना। हम अयोध्या गए, उसके बाद वापस आए, उनके साथ हम बैठे, अयोध्या में बात की, तो सब बड़ी खुश थी कि सीएम के साथ हमारी सेल्फी हुई। सब बच्चियाँ बड़ी खुश थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरे राजस्थान में आप पहले ऐसे विधायक होंगे जो खुद की सैलरी से इतना बड़ा खर्चा करके सीएमओ लेकर के। ये मुझे ध्यान नहीं कि मैं पहला हूँ या आखिरी, लेकिन हाँ, मेरी एक इच्छा थी जो मैंने किया। मैंने आपका एक आर्टिकल देखा था जिसमें सीएम साहब ने भी बोला था कि मैं सब विधायकों को बोलूंगा कि ऐसी पहल शुरू की जाए जैसे विक्रम जी ने करी है। तो उससे अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद आप पहले थे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, सीएम साहब ने बड़ा खुश हुए और ऐसा मैं चाहता हूँ। और मैं तो खुद के लिए कह रहा हूँ कि 4 साल में 1 साल हो गया, 5 साल में 1 साल हो गया, हर 4 साल में अपने ऐसे बच्चियों के लिए, और अब क्या सोच रहा हूँ कि बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं और हो सकता है अब यार बच्चों को भी ले चले। तो आप वापस घोषणा कर रही हैं? नहीं, मैं घोषणा नहीं कर रहा, एक इच्छा है
और कोशिश करूँगा उसको पूरी करने की। हाँ, ये है कि बच्चों को ऐसा उत्साहवर्धक होना चाहिए जिससे वो पढ़ाई करें। ग्रामीण परिवेश में आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो मेरी अगर इस घोषणा से उनमें से 5% बच्चे भी 90% से ऊपर आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ, उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि आमतौर पर तो घरों के अंदर ऐसे बोल देते हैं, भाई तू इतना परसेंटेज लिया, तुझे मोबाइल दे देंगे, तुझे साइकिल दे देंगे। तो उन लालच से भी कभी कभी बच्चे पढ़ लेते हैं। तो उनके लिए आपने एक अलग से चीज़ दी कि भाई हवाई यात्रा करवा के लाता हूँ मैं तुमको, 90% से ऊपर ले आओ। तो थोड़ी सी रुचि दिखाई होगी उन्होंने भी पढ़ने में आपके ये। जो बालपन होता है वो बड़ा सीधापन होता है, उसके अंदर बच्चा जो हमारे बच्चे होते हैं वो बहुत ही, उनको जैसा ढाला जाए वैसे बन जाते हैं। अब आप उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन करो, आप उनको खेलने के लिए मोटिवेशन करो, आप उनके लिए शैतानी के लिए मोटिवेशन करो, वो सब वैसे करेंगे। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये है, अगर पढ़ाई के लिए करोगे तो उनका भविष्य आगे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बताऊं कि जब वो 10th और 12th की बच्चियाँ लेके गई थी, अब कुछ बच्चियाँ कोशिश कर रही हैं कि 12th में 97 से ऊपर आए, और मेरे से 80 जो परसेंटेज आई थी वो बच्चे भी मिली, और वो बड़ी दुखी थी कि हमें भी ले चलो अंकल, हम भी जाना चाह रही हैं। उनका बेटा एक क्राइटेरिया हमने बना दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने क्राइटेरिया बना दिया, हम उसको तोड़ के दिखाएंगे। अगर जो बच्चियाँ 10वीं में 80% लाई या 70% लाई या 60% लाई, वो अगली बार 95 ला रही हैं या 90 लेके आ रही है, 98 लेके आ रही है, तो उससे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी कि मेरे एक छोटे से कदम से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। आपको तो पूरे ज़िंदगी भर याद रखेंगी वो, कहीं पर भी जाती है, कहीं पर भी। ऐसी बात नहीं है। हाँ, उनके जीवन के लिए अगर मोटिवेशन के लिए आपने एक छोटा सा काम किया तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे कि विधायक का एक पूरा दिन कैसा होता है? विधायक का एक पूरा दिन, क्योंकि आप तो पहले आम आदमी की भी ज़िंदगी जी चुके हैं, आप अलग अलग जगह पर रह करके आए, काम करके आए, बिजनेस भी करके आए। तो उसमें और अब की विधायक की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस लगा आपको? और तब की ज़िंदगी अच्छी थी, अब की ज़िंदगी अच्छी है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ज़िंदगी अच्छी ही होती है, ज़िंदगी कभी खराब नहीं होती। हाँ, ये है समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। हाँ, एक विधायक की ज़िंदगी थोड़ी सी कठिन होती है, और कठिन इसलिए नहीं बोल रहा कि लोग आपको सुन रहे हैं, कठिन इसलिए होती है कि लोगों की आपको ज़रूरतों को पूरा करना है, और उसको आप किस तरह से पूरा कर पा रहे हैं, उसके लिए आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कई बार मैं कमज़ोर हो जाता हूँ, और कई बार मुझे लगता है कि हाँ आज मैंने मेरा पूरा काम किया। तो ऐसे समय के हिसाब से चलती रहती है, ज़िंदगी है, आगे बढ़ती है। कभी मन में नहीं आया कि आपने एक मंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर को चुनाव हराया है, तो आप भी कभी मिनिस्टर? ऐसा नहीं है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी चुनाव हारते हुए देखे हैं, और जो प्रधानमंत्री हो रहा है वो प्रधानमंत्री जैसा नहीं होता। जो काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, जो अपने राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो अपने पूरे के पूरे राज्य के लिए काम करे, तो उसको ही आगे बढ़ेगा, ये ऐसे हमारा मानना है। डरते आप किसी से? हाँ, बच्चों से। बचपन में कभी स्कूल से भागे थे? हाँ, स्कूल में कई बार 9th के बाद भागे हो स्कूल से? हाँ, बंक की हुई। कि स्कूल में तो, घर पे तो बताया हो कि स्कूल जा रहा हूँ, और हाँ, स्कूल में बंक की हुई है, बंक की हुई। कई बार की है? हाँ, कई बार ऑफिशियली। कई कई बार की है। गर्लफ्रेंड के बारे में पता था उस टाइम पे, हुआ करती थी? गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काफ़ी जगह पढ़ा हूँ, बाहर भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, जयपुर भी पढ़ा हूँ, दोस्त खूब रही, लेकिन कभी ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई आपने? नहीं नहीं, ऐसा कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात बोली थी, आप कुछ भी करो, शादी मैं आपकी करूँगा। तो उन्होंने मेरे के लिए, उन्होंने पसंद की और उससे मैंने शादी की। पिताजी ने बोली जाई? हाँ, वहीं पर शादी करी आप? मेरी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज आपकी? पसंदीदा राजनेता है कोई आपका? मेरे पसंदीदा राजनेता 2 हैं। नाम ले सकते हैं? छोटा था जब अटल बिहारी वाजपेयी के पिताजी देखते थे, लेकिन मुझे उनकी स्पीच सुनना बड़ा पसंद था। और दूसरे नेता नरेंद्र मोदी है, जिनकी स्पीच सुनना मुझे बहुत पसंद है। मन की बात सुनना मेरे को, बिना गैर राजनीतिक ऐसा जो व्यक्तित्व होता है वो मोदी जी की सिवा कोई नहीं दे सकता, जो गैर राजनीतिक हो। अटल जी के बारे में कुछ और बताएंगे आप? अटल जी की एक कविता बहुत अच्छी लगती है मुझे
क्या हार में क्या जीत में, कंचित भी अभी इतने में। उसके पूरे वर्णन मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन हाँ वो कविता मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती है। याद कभी हो नहीं पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा कविताओं में हमेशा कमजोर रहा हूँ। आपका कोई ऐसा स्ट्रीट फूड जो आपको आज भी पसंद हो और जाते हो खाने के लिए? गोलगप्पे। गोलगप्पे पसंद है। आपके बारे में कोई ऐसी अफवाह कभी जो आपको पता चली और वो एक्चुअलिटी में कभी थी नहीं? लोग बोलते रहते हैं बहुत एटीट्यूड में रहता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मेरे से जो प्यार से बात करता है मुझसे हमेशा प्यार से बात करता हूँ। कोई मुझसे बात नहीं करता तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। कभी आपको समय मिले, चाय पे चर्चा करने का मौका मिले, तो कोई राजनेता जिसके साथ बैठ करके आप दिल से बात करना चाहते हो? माननीय वजरलाल जी, ऐसा क्यों? मैंने उनको प्रदेश के महामंत्री के रूप में कार्य करते हुए देखा है। मैं जिलाध्यक्ष था युवा मोर्चा का, वो प्रदेश के महामंत्री थे। लेकिन हाँ, कोई भी समस्या लेके जाते थे, कोई बात होती थी, वो भी हमको काम बोलते थे। और उसमें कोई समस्या होती थी जब उनसे बात करते तो वो बड़े हंस के टाल देते थे। अरे यार ये क्या कर रहा है, तो इतनी सी समस्या, ये तो इसको तू ऐसे हल कर ले, इसके लिए सोच, इसके लिए क्यों भयभीत हो रहा है, इसके लिए क्या डर रहा है, तू कर देना, लोगों से क्या डर रहा है। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। चुनाव जीतने के बाद कभी रोए हो आप अकेले में? कभी खुशी के आंसू आए हो कि मैं विधायक बन अकेले गया? में नहीं, जब मैं चुनाव जीता मैं मेरे पिता की जागृति थी, वो समाधि थी, उस पर जरूर रोया था। और मेरी आँख में सपना आवाज हो रहे थे, रोया नहीं था, लेकिन हाँ आँख में से एक आंसू आए कि मैंने शायद मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। विधायक बन करके? हाँ, ये मान लीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी स्टेज पर गए हो, बोलना कुछ और था, भाषण कुछ और दिया है? हाँ, काफ़ी शुरुआत में चुनाव लड़ रहा था मैं, पहला चुनाव, बहुत बड़ा मंच मोदी जी का था जिसपे कम से कम 5 लाख लोग थे। पहले चुनाव 2018 की बात कर रहा हूँ, नांगल राजावतन में वो एक सभा हुई थी जिसके अंदर मैं गया, और मैं पहली बार इतने सारे लोगों को देख के डर गया और उस वक्त मेरे पैर कांप रहे थे। तो मैं बोलना आदरणीय मोदी जी के लिए काफ़ी कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं डर गया और उसी वक्त मोदी जी का हेलीकॉप्टर वहाँ आ गया, तो और ज़्यादा डर के मारे में अपना भाषण भूल गया कि मैं क्या याद कर रहा था या मुझे क्या कहना क्या बोलना था, क्या था। क्या दिया आपने? हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि मुंह से कुछ गलत निकल गया और अब बोले कि कैसे संभालूं? नहीं, ऐसा कभी बात हुई नहीं, और कभी लगता हो जनता को किसी को गलत लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लूँगा। चुनाव जीतने के बाद मंदिर गए, पार्टी करने गए, या फिर दोस्तों के साथ घूमने गए? नहीं, चुनाव जीतते सबसे पहले मैं मेरे पिता की समाधि पे गया, उसके बाद मैं मेरे कुल देवता के गया, और उसके बाद हम जनता के बीच में गए। विधायक बनने के बाद कभी ऐसा हुआ है कि किसी के सामने आप गए और वहां जाकर के उसने बोला अरे भाई तू कौन है, कहाँ घुसे चले जा रहे हैं, आपको पहचाना ही नहीं कि वो विधायक है? कई बार ऐसा विधानसभा में भी हुआ, सीएम हाउस में भी हुआ और कई जगह। क्योंकि विधानसभा में पहली बार गए जब वो पहचान गए थे कि आप विधायक है? नहीं, मैं कुर्ते पजामे बहुत कम पहनता हूँ, और मेरे को मेरा पसंदीदा आउटफिट मेरा शर्ट और जीन्स या शर्ट और पैंट होता है। कई लोग मुझे रोक लेते हैं, कई बार ऐसे भी कई हुई बड़ी बड़ी सभाएं जिसमें मुझे रोक लिया गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे अपना कार्ड दिखाना पड़ा है या मुझे अपने को बताना पड़ा है कि साहब मैं वो हूँ। वो पहचान ही नहीं पाए कि आप विधायक हाँ। है, और आपके वेशभूषा से लगे भी नहीं कि ज़्यादातर मैं जीन्स पहनता हूँ तो लोग वैसे भी नहीं मुझे पहचानते कि कुर्ते पजामे मुझे कम पसंद है। कभी घर में डांट पड़ी है कि दुनिया भर में तो भाषण देते रहते हो, घर में तो चुप रहो कम से कम, यहाँ तो भाषण मत दो? हाँ, कई बार ये जब आप आते हो घर में तो बीवी की ज़्यादा सुननी चाहिए, बोलना कम चाहिए। नेता बनने के बाद कोई ऐसी चीज जिससे सबसे ज्यादा डर लगाओ कि भाई मैं तो बाजार में जाऊंगा मोल भाव नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस डर ये लगता है कि कहीं कोई गलत काम नहीं हो जाए। कभी भाभी के साथ बाजार गए और वो मोल भाव होता है? नहीं, काफ़ी बार करते हैं आज मैं भी मोल भाव? अभी भी अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ मैं मार्केट जाता हूँ। मोल भाव तो नहीं करता, लेकिन हाँ मार्केट करने में अभी भी जाता हूँ। सड़क के किनारे चाय पीना, घूमना अब भी पसंद है? आज भी हम विधायक हैं, मैं विधायक हूँ, लेकिन मैं कई बार जाता हूँ और जहाँ मेरे को लगता है कि चाय पीनी चाहिए तो मैं किसी भी रुक जाता हूँ, किसी भी थड़ी पे, और वहाँ पे चाय पीता हूँ आराम से। तो ऐसे थोड़ी ना रहता है कि मैं विधायक हूँ आगे नहीं, ये मेरे आम आदमी की तरह? हाँ बिल्कुल, मेरे को अच्छा लगता है, और वहाँ पे बैठ के ही आपको पता चलता है कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो। और वहाँ बैठ के मैंने कहीं ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। आज भी मैं अपनी विधानसभा में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं बैठ के आराम से थड़ी पे भी चाय पीता हूँ। आप भी डरते हैं आपकी वाइफ से? सभी डरते हैं। तो विधायक बनने के बाद में भी डर खत्म नहीं हुआ?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डरता नहीं है, हम इज्जत करता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। हाँ, उसको आप डर को या कुछ को, एक मियाँ बीवी में हंसी खुशी खट्टी मिट्टी चलती रहती है और वो सबकी लाइफ में होती है। थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपकी विधायकी अब 3 साल की और बच रही है आसपास, तो उसके बाद में आपने आपका फ्यूचर कैसे देखते हो कि विधायक बनेंगे और कोई ऊंचे पद पर जाएंगे, मतलब क्या सोचते हो खुद का फ्यूचर, क्या सोचते हो कि मैं विधायक? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा है, अगर पार्टी ने दोबारा मुझे मौका दिया या मुझे टिकट दिया तो मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा, और ये पार्टी के ऊपर है, और ये पार्टी मौका जनता ना के दे तो ऊपर है। आपको? मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा कभी लाइफ में। तो पार्टी कभी मौका नहीं देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे ही नहीं? नहीं, अगर पार्टी ने मुझे किसी और काम के लिए सोच रखा है, जैसे मैं जिला अध्यक्ष रहा और पार्टी ने कहा कि आपको संगठन का काम करना है, तो मैं संगठन का काम करूंगा, और पार्टी ने मुझे मौका दिया कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव का काम करूंगा। विधायक जी, आपके बाद आपकी जनरेशन में क्या देखते हैं कि आपके बच्चे विधायक का चुनाव लड़ेंगे या राजनीति में आएंगे? सोचते हैं आप ऐसा? ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा। ये सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है, और अगर उनकी इच्छा पढ़ाई करने की है और उनकी इच्छा कोई बिजनेस करने की, वो करेंगे। उनकी इच्छा अगर राजनीति में आनी होगी तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखते हैं कि राजनीति में आना चाहिए उनको? आपका पर्सनल व्यू क्या है मेरा उनके लिए? पर्सनल व्यू है कि यहाँ पे बहुत मेहनत है, मेरे ख्याल से उनको नहीं आना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। राजनीति में आना सिर्फ आप मेरे बच्चे हो इसके लिए आप आ जाओ, तो ये ऐसा नहीं होगा। आज की राजनीति में, आज के राजनीति परिवेश सब चेंज हो चुके हैं। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने जनता से जुड़ने का जज्बा है, अगर आपको जनता की सुनने की जज्बा है, तो ही आप राजनीति में आ सकते हो, वरना आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। आपको अपने इच्छा से जो काम है वो कर लेना चाहिए। एक सवाल आया दिमाग में कि मान लीजिए 2023 में जब आपने दूसरी बार चुनाव लड़ा, फिर भी आप चुनाव हार जाते, तो फिर चुनाव लड़ने का आगे सोचते या फिर वापस बिजनेस पे चल जाते? नहीं, मैं लक्ष्य एक था, जनता की सेवा करना, वो मैं कर रहा था। तो वो पद होता चाहे नहीं होता? अगर पार्टी मुझे टिकट देना और नहीं देना, ये पार्टी का काम है। आपके दिल में ये है कि आपको संघर्ष करना चाहिए। नहीं, ऐसा चुनाव नहीं का है। टिकट आपको दे दिया, ऐसा अब नहीं आप है। चुनाव हार गए दूसरी बार में भी, अब? मेरा काम जनता की सेवा करना था, और पार्टी में आपको फिर कह रहा हूँ, पार्टी ने मुझे दूसरी बार मौका दिया। अगर पार्टी चाहती तीसरी बार मौका देना, अगर मैं चुनाव हार जाता, अगर पार्टी चाहती तीसरी बार मौका देना तो मैं चुनाव लड़ता, और पार्टी चाहती कि तीसरी बार मौका नहीं देंगे तो भी मैं जनता की सेवा करता रहता। जनता की सेवा तो चलती रहती है आपकी तरफ से। हाँ, वो परिवार का एक शुरुआत से हमारे देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, तो वो तो हम करते हैं। जैसे कोई युवा पार्टी में आना चाहे या आपकी तरह सोच करके, आपकी कहानियों को सुन करके वो सोचे कि मैं भी विधायक बन सकता हूँ, तो उनके लिए कोई आप बता सकते हैं स्टेप कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, जबकि उनके पास कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है? तो उनके लिए कोई सुझाव है आपके पास? राजनीति में आने के लिए कोई सुझाव नहीं है। राजनीति में आने के लिए सबसे पहले जज्बा है। अगर आपका जज्बा अच्छा है और जनता की सेवा करने का है, तो आप राजनीति में बहुत आगे चले जाओगे। और अगर आपका ये सोचना हो कि मैं राजनीति में सिर्फ नाम के लिए आऊँ या उसके लिए आऊँ, तो फिर आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए उनको? शुरुआत आपके आसपास के लोगों से। जैसे विधायक आसपास के बनना लोगों हो, को, मुझे विधायक बनना हो और मेरे पास में राजनीति का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं पार्षद के चुनाव से लड़ूं, पंचायत समिति के चुनाव से लड़ूं? नहीं 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 नहीं, आपको मैं एक बात बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक विचारधारा से जुड़ना होगा। चुनाव लड़ने से कोई एमएलए नहीं बनता। आपको एक विचारधारा से चुनना पड़ेगा, उस विचारधारा के साथ आपकी विचारधारा को मिलाना पड़ेगा, उस विचारधारा को जनता के अंदर फैलाना पड़ेगा, उससे जिससे आपको लोग जुड़े। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यही काम करता है। ये मैंने आपको बताया ना, एकात्म राष्ट्रवाद की भावना को लेकर चला। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको एक बात सिखाई कि एकात्म मानववाद, उससे आप चलो। कि एकात्म मानववाद का मतलब है कि सबसे पिछड़ा, सबसे पिछली पंक्ति के व्यक्ति को आपको मदद करनी, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आप चलो। और इसी बीज मंत्र से भारतीय जनता पार्टी उठी है। तो जब तक आपको, अगर राजनीति में ही आना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको लोगों को जोड़ना होगा और राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर जागृत करनी होगी। राष्ट्र सबसे बड़ा, दूसरा पार्टी, तीसरा परिवार। जब ये भावना आपके अंदर आ जाएगी और इस भावना से आप काम करोगे, तो बीजेपी अपना आप आपको टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको टिकट मिला है और जिन्होंने इस भावना से काम किया, वो बहुत
आगे तक बढ़े। आज हमारे समाज और खास तौर पर युवाओं के लिए कोई विशेष संदेश आप विक्रम बंसीवाल की तरफ से, विधायक की तरफ से नहीं, विक्रम बंसीवाल की तरफ से कोई संदेश? युवाओं को मैं ये कहूँगा, ये जो पुरानी नीति रूढ़ियाँ चल रही थी, वो पुरानी रीति चल रही थी कि शादी जल्दी कर देनी चाहिए, दहेज ले लेना चाहिए, बेटी होगी तो मेरे आगे वंश कैसे चलेगा, या बेटी हो गई तो उसकी मैं पढ़ाई का कैसे करूँगा, उसकी शादी कैसे करूँगा, इस चीज़ से उठ जाना चाहिए। बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझो, उनकी शिक्षा आप पूरी करो। अगर आपने बेटी को भी शिक्षा दे दी तो वो आपको कभी पीछे दुख देने का काम नहीं करेगी, वो आपको हमेशा सुख ही देगी। तो बेटा और बेटी में जिस दिन मेरा समाज, मेरा ये देश ये मान लेगा कि बेटा बेटी समान है, उस दिन ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। विधायक जी, जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब आप विधायक नहीं थे, तो कभी ऐसा हुआ है कि विधायक बने और कहीं से लाठीचार्ज हो गई, कहीं आप गए हो धरने वरने पर बैठे हो और पुलिस के डंडे पड़ रहे हो और भाग रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक घटना बताता हूँ। पुलिस के डंडे मैंने खाए हैं, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, साल मुझे याद नहीं। मेरे पिताजी और मेरे भैया, बड़े भाई को जिला परिषद का टिकट मिला, मेरे पिताजी को जिला परिषद का टिकट मिला, और भारतीय जनता पार्टी से वो जिला प्रमुख रहे। उस सन की बात है, मैं छोटा था, शायद मेरी उम्र 20-21 साल की रही होगी, जब मेरे 20-21-22 साल की रही होगी, जब मेरे भैया चुनाव लड़ रहे थे, उनका रिजल्ट आ रहा था, हम बड़े एक्साइटेड थे। लेकिन मेरे भाई के चुनाव के साथ एक घटना थी कि मेरे भाई के चुनाव के सामने, मेरे भाई का चुनाव था, उसके सामने, भैया के सामने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के 2 बार एमएलए थे, मूलचंद जी सांवरिया। वो कांग्रेस के 2 बार एमएलए रहे थे और वो जिला प्रमुख के प्रमुख दावेदार थे। बांदीकुई के पास की वो सीट थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो उनका रिजल्ट आना था। उस वक्त कांग्रेस बड़े उत्साहित थे और कांग्रेसी बहुत उत्साहित थे कि वो चुनाव जीतेंगे और वो जिला प्रमुख बनेंगे। हाँ, मेरे बलवीर भैया थे, उनका वो चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, तो मैं खड़ा हुआ था कोने में और कांग्रेसी बड़े उत्साहित होकर नारे लगा रहे थे, हम साइड में खड़े हुए थे। तो उनको भगाने के लिए एकदम रेल आया, पुलिस का जाब्ता आया, उनको भगाया। तो उनको ध्यान नहीं कांग्रेस बीजेपी कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। तो उस वक्त 2 लाठियां मेरे को भी पड़ी थी। 2 या पड़ी थी आपको? लाठी का दर्द? और हम भागे थे। भागे थे आप? कभी केस दर्ज हुआ आपके नाम पे? नहीं, हमारे पर ऐसा नहीं हुआ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने संघर्ष किया, लेकिन एक नियमित और एक सीमित स्थान पे या संयमित तरीके से किया। कभी ऐसा नहीं किया कि सरकार को या हमारी पार्टी को नीचा देखना पड़े। ठीक है, धन्यवाद विधायक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जो सवाल थे मेरे को आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके श्रोताओं को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे चुना ये अपने इस पहले इंटरव्यू के लिए। तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, राजनीति एक खेल नहीं, एक संघर्ष और धैर्य की परीक्षा है। आपने विक्रम जी की कहानी से पूरा संघर्ष, धैर्य और सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को आप दबा लीजिए। इस पॉडकास्ट को आप अपने दोस्त परिवार के साथ में शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि आपका कोई मन का सवाल है जो आपको विधायक जी से पूछना है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालिए। मैं खुद विधायक जी से पूछ करके उस कमेंट बॉक्स का आपको जवाब दूंगा। और मेरे आने वाले पॉडकास्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक ऐसे ही एपिसोड में अगली बार। तो आप आपका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।